जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रियर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 की जीके जीएस की मैराथन क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डेली डिस्कस करते हैं सुपर 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें क्या है कि मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है जीके जीएस के, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ये इस तरीके की सीरीज़ आपकी चल रही है कि अगर आप इसको भी करके जाते हैं अपनी जीके की सेक्शन के लिए, जीके जीएस के सेक्शन के लिए, तो आप एग्जाम हॉल में बैठकर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके सुपर 30 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही, इसका नाम नहीं है ये। आप जब इनको आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको मैं अब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि इसमें जो आपकी प्रीवियस 2 क्लासें हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने क्या किया कि इनके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है आर्मी अग्निवीर के नाम से। तो मैं उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक का क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसमें जाके आपको उसको सेव कर सकते हैं। एंड अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा, तो उसको आप जरूर देख लेना। एंड आपको एक काम करना है कि आप इसको किस तरीके से याद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है, उसको क्या करना है कि उसको नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको पता नहीं, जिसका आंसर जैसे कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, वो आपको पता नहीं, तो उसको नोट कर लेना है। एंड जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसको, जब आप शॉर्ट में आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी वहाँ से, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता था वो आपने, आप जो क्वेश्चन आपको पता है वो तो आपको हमेशा पता रहेगा, ये मान के चलिए वो आप नहीं भूलेंगे। जो क्वेश्चन नहीं पता उसको आप देखिए, पढ़िए। एंड अपना जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, या आप किलर का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें भी जी के जीएस का आपका सेक्शन है, ये मान चलिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, अगर आप लोग साथ देते हैं तो वो 2 वीडियो ज़रूर देख लेना। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर जरूर कर दो। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो ऐसा हो सकता, कुछ क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आप उसके परेशान मत होइए। अगर कुछ लिखने वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है कभी भी बाई चांस, तो उसको मैं आपको वहाँ पर बीच में करेक्ट करा दूंगा अगर मुझे कुछ गलत लगेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं जापान के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है, तो अगर हम बात करते हैं कि आपको क्या है कि बाद में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन अपना टारगेट रखना है कि इससे कम मुझे नहीं करना है। आपको अगर आपके 19 होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं कि जो आपके कम हो रहे हैं वो आपके क्वेश्चन इनकी होते जाएं, और एक दिन 30 आउट ऑफ 30 आपको यहाँ पर देखने को मिले अपना स्कोर जब आप देखेंगे। क्योंकि आर्मी के जीके का कुछ इतना बड़ा सेक्शन नहीं है कि भाई आपका बिल्कुल फंसेगा नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप डेली अटेंड कीजिए इस क्लास को, फिर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे कि किस तरीके का हो रहा है। तो देखिए, उसके बाद देखिए आपको एक ज़रूरी सूचना और देनी है कि अभी आपका ये जो टॉपिक वाइज चल रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस वाइज चल रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक वाइज आपकी सीरीज़ भी डिस्कस करूँगा। टॉपिक वाइज यानी कि हिस्ट्री का अगर हम 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या 50-50 का 4 वीडियो आपका बनाऊंगा, जिसको कि आपका कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी, कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट जियोग्राफी। इस तरीके के हम जल्दी ही वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट करूँ और कब से करूँ, तो ये आप जरूर बता देना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो जापान के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है होन्सू, नंबर सेकंड है आपका होकाइडो, नंबर थर्ड है आपका क्यूसू, एंड नंबर फोर है आपका सीकोकू। अगर हम बात करते हैं जापान के सबसे बड़े द्वीप के, तो ये जो आपका है वो है आपका होन्सू। अगर हम होन्सू की बात करते हैं तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। और जापान का ये सबसे बड़ा द्वीप है, पहले नंबर पर है। अगर हम द्वीप के बाद होन्सू की बात करते हैं तो ये ऐसा द्वीप है जिस पर मानव जाति उस पर निवास करती है। तो तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर पहली बार चढ़ाई की थी। 1092 में, 712 ईस्वी में, 1526 में, एंड 1520 में। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आपने भारत पर पहली बार जो चढ़ाई की थी वो की थी 712 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड सेकंड है आपका, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो दलाई लामा का संबंध कहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो दलाई लामा, आपको पता होगा कि आपसे पूछा है कि दलाई लामा किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो वो किस धर्म से रखते हैं, वो रखते हैं बौद्ध धर्म से आपका संबंध रखते हैं। एंड अभी जो दलाई लामा प्रेजेंट में अपने इंडिया में है, वो कौन से नंबर के हैं, ये आपको जरूर कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करते हैं दलाई लामा का, तो दलाई लामा जो पहले चीन के थे, चीन इनको मारना चाहता था, जो करंट में है, फिर ये क्या है, भारत में आ गए। भारत ने इनको क्या यहाँ पर रहने दिया, और उसके बाद इनको जो बौद्ध के जो गुरु वगैरह होते हैं, ये वो हैं दलाई लामा। अगर इनका निवास स्थान पूछा है तो निवास स्थान आपको पता होगा धर्मशाला। और धर्मशाला बताइए क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। अगर हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, वो आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है आपका, और जो कि इसी के नाम पर है वो आपका।
अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर तो दलाई लामा का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो है आपका तिब्बत से। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो राम केतु पांडे, दयाराम दास, पूरन चंद्र सेन और रामतनु पांडे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर हम तानसेन की बात करते हैं तो ये अकबर के नौरत्न में से एक थे। पूछा जाता है कि अकबर के नौरत्न में कौन कौन शामिल था, तो अकबर के नौरत्न में से ये थे, नौरत्न में से। एंड ये एक अकेले हिंदू थे जिन्होंने क्या है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। किसको? ये भी पूछा जाता है कि किस हिंदू ने जो अकबर का जो वो नॉर्थ में शामिल था, किसने ईसाई इसको इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था? तो तानसेन ने इसको स्वीकार किया था। एंड आपको पता होगा कि जो तानसेन थे इनका जो नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। और एक बीरबल भी थे, वो भी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल ने क्या किया था कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। पूछा था कि क्या बीरबल ने इस्लाम को स्वीकार किया था? तो नहीं किया था। तानसेन ने स्वीकार किया था, और तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। अब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस 5 आपका शायद मिस हो गया है बीच में, अब होगा, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये बुक से आपका क्वेश्चन है, पाथेर पांचाली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पाथेर पांचाली नामक अगर हम पुस्तक की बात करते हैं तो कौन थे? सत्यजीत राय, वासु भट्टाचार्य, विभूति भूषण बनर्जी और रोनित सेन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि पाथेर पांचाली नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो विभूति भूषण बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाथेर पांचाली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो विभूति भूषण बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको देखिए हर टाइप के क्वेश्चन लिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं, जियोग्राफी के भी हैं, एंड आपके स्टैटिक के भी इसमें क्वेश्चन डले हुए हैं। तो हम बात करते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती गोपालाचारी, सी आर दास को चितरंजन दास बोलते हैं, एंड कैनिंग। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कब से कब तक रहे थे? देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले और अंतिम, यही पहले थे और यही अंतिम थे। तो वो कौन से गवर्नर थे? वो थे सी राजगोपालाचारी, जो 1948 में बने थे और 1950 तक इन्होंने काम किया था। तो 1948 से 1950 तक स्वतंत्रता के बाद पहले और अंतिम यही थे। तो कभी भी आ जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ल्यूकेमिया निम्न में से किस बीमारी का नाम है? क्योंकि आपके क्वेश्चन हैं जो बायो से भी पूछे जाते हैं, तो जो साइंस का सेक्शन रहता है, क्योंकि काफ़ी कंप्लीट सीरीज जो चल रही है उसके लिए है। तो बात करते हैं ल्यूकेमिया निम्न में से किस बीमारी का नाम है? टीबी का है, एड्स का है, रक्त कैंसर का है, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं ल्यूकेमिया के बारे में बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट हो जाएगा। रक्त कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अच्छा, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। एंड टीबी को, जो टीबी रोग है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो आपका अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है? यानी कि वो कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा मिस है तो उसको आप सही कर लेना, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन डालना चाह रहा था, एक ओ पॉजिटिव और एक ओ नेगेटिव। अब देखिए हम बात करते हैं अगर रक्त समूह की, जो सबको दाता मतलब देने वाला, वो कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है? तो ओ नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव वो सार्वत्रिक दाता होता है रक्त का। देखिए ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसी वजह से मैं 2 ऑप्शन डालना चाह रहा था, लेकिन वो किसी वजह से गलती हो गई। तो जो ओ नेगेटिव है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओ पॉजिटिव नहीं होता है सार्वत्रिक दाता। कभी कभी ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ओ नेगेटिव पर ही टिक करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, इसको मैंने सुधार दिया कि ओ नेगेटिव 2 ऑप्शन की वजह से। तो ओ नेगेटिव जो है वो सार्वत्रिक दाता कहा जाता है रक्त समूह का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है आपका भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था आपसे पूछ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कोलकाता एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम आपसे पूछ रहा है क्या था। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम था वो क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें आपका ये पूछ रहा है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है? सीडीएस होता है, राष्ट्रपति होता है, रक्षा मंत्री होता है या प्रधानमंत्री? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ जो सीडीएस में कंफ्यूजन होगा, देखिए तीनों सेनाओं को मिलाकर उनका अगर एक हम प्रमुख ऐसे इस तरीके से बोलते हैं कि जो तीनों सेनाओं में समन्वय करवाता है वो एक तरीके से सीडीएस का काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च कमांडर की, जो तीनों सेनाओं को एक तरीके से हैंडल करता है, सब उसी के कहने पर काम होता है, जो कि लिखित तौर पर है। वैसे तो सब रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री अपने इधर पे हैं, अगर हम व्यवहारिक तौर पर बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री रहते हैं। जैसे पूरी प्रणाली, जैसे शासन प्रणाली अपनी वो किस तरीके की संसदीय शासन प्रणाली है इंडिया की। और अगर हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई, तो वो आपको कमेंट करके बताना। ब्रिटेन से ली गई थी, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, ब्रिटेन से ली गई थी। अगर हम बात करते हैं कि देखिए लिखित रूप से तो अपने यहाँ पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये इस तरीके का है, राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का लिखित रूप से सर्वोच्च, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च की बात, तो वो प्रधानमंत्री के हाथों में पूरा कार्य जो रहता है, जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसके हाथ में सारी बातें ये रहती हैं। अगर हम तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति है। सीडीएस तीनों सेनाओं का अभी बनाया गया है, जो कुछ साल पहले आपके बने थे। जो पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, वो उनको बनाया गया था पहले सीडीएस। तो वो इस तरीके से तीनों सेनाओं के मिला के एक उनको बना दिया कि भाई ये हैं जो तीनों सेनाओं से बात कर लेंगे, अपनी जो नॉर्मल बात होगी। लेकिन हम सर्वोच्च कमांडर की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको सीडीएस टेक नहीं करना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आपका फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? ये आपसे पूछ रहा है कि फिलीपींस की कौन सी राजधानी है। जकार्ता है, नामपेन है, मनीला है, कोलालमपुर है। अगर हम फिलीपींस की राजधानी की बात करते हैं तो आपको ये आंसर ज़्यादातर पता ही होता है सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मनीला। तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर 3 मनीला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा बताइए जकार्ता किस देश की है? तो जकार्ता है आपकी इंडोनेशिया की। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस वजह से आपकी ये मैंने बता दिया कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, वो आपकी जकार्ता है। एंड अगर फिलीपींस की पूछे तो वो कौन सी है? वो है आपकी मनीला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 नंबर क्वेश्चन की, 30 नंबर। तो भारत सरकार ने कब तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य बनाया था कि हम देश को पूर्णतः टीबी मुक्त कर देंगे। अभी मैंने आपसे प्रीवियस अभी क्वेश्चन पूछा भी था कि भाई टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं, टीबी रोग है उसको क्या हिंदी में बोलते हैं, वो आपको बताना है। तो भारत सरकार ने कब तक देश को टीबी मुक्त करने का फैसला लिया? 2024, 2025, 2026 और 2028। ये आपके चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2025 तक भारत सरकार ने देश को टीबी मुक्त करने का जो है वो लक्ष्य रखा है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो स्टीफन हॉकिंग किस देश के निवासी थे? आपसे पूछ रहा है कि एक स्टीफन हॉकिंग कौन से, सबसे पहले तो आपको यही पता करना है। तो ये थे एक वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक किसके थे? ये थे आपके फिजिक्स के यानी भौतिक के। तो स्टीफन हॉकिंग किसके थे? वैज्ञानिक थे। और ये पूछ रहा है कि किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के थे, जर्मनी के थे, ब्रिटेन के थे या कनाडा के थे? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका जो ब्रिटेन है ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्टीफन हॉकिंग किस देश के निवासी थे? वो थे आपके ब्रिटेन के, यानी कि इंग्लैंड भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बर्फ पर बने हुए घर को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि जो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर जो घर बनाकर रहते हैं वो किस जनजाति के लोग होते हैं। ये भी आपको बताना है कि किस जनजाति, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सी जनजाति के लोग बर्फ़ पर घर बनाकर रहते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्फ़ पर बने हुए घर को क्या कहा जाता है? तो आइसलैंड कहा जाता है, आइसटॉप कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है या रोज कहा जाता है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इग्लू यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बर्फ़ पर बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है। अब ये बताइए कि जो कौन से लोग हैं जो बर्फ पर घर बनाकर रहते हैं, किस जनजाति के हैं? तो वो हैं आपके एस्कीमो जनजाति के लोग। किसके? एस्कीमो जनजाति के लोग बर्फ पर घर बनाकर रहते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एस्कीमो जनजाति के लोग जो बर्फ पर घर बनाकर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि जो बर्फ पर घर बनाते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। कौन सी जनजाति की? तो वो एस्कीमो जनजाति के लोग बर्फ पर घर बनाकर रहते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन की। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का जो विभाजन था वो किस वर्ष हुआ? जब
डलहौजी ने क्या है फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई थी, उसी के संदर्भ में बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये किस वर्ष हुआ था? 1907 में, 1901 में, 1906 में और 1905 में। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो 1905 है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। अगर आपसे डेट भी पूछ ली जाए बाई चांस तो 16 अक्टूबर आपको टिक करनी है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की बताइए कि स्थापना कब हुई थी, आपके लिए क्वेश्चन है ये। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो आर्थिक आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अब देखिए आर्थिक आपातकाल को कभी कभी एग्जाम में क्या है कि वित्तीय आपातकाल भी लिख देता है। क्या लिख देता है? वित्तीय आपातकाल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्थिक आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में आपसे पूछ रहा है, या वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 352 में है, 354 में है, 360 में है, 356 में है। तो आपसे आर्थिक या वित्तीय में से कोई एक पूछ सकता है। लेकिन कि आर्थिक आपातकाल पूछ लेता है, वित्तीय आपातकाल। तो बताइए कि आर्थिक आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 360, अनुच्छेद 360 में क्या है? आर्थिक आपातकाल का प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं आपातकाल के बारे में, तो आपातकाल अनुच्छेद 352 से लेकर कहाँ तक है? 360 तक है आपके आपातकाल, जिसमें आपको बताया कि किस किस तरीके से आपातकाल कितने तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो 352 से लेकर 360 तक। और जो आपातकाल का प्रावधान है, जो आपातकाल का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है और कहाँ से लिया गया है? तो ये जो आपातकाल का आपका जो प्रावधान है ये भारत शासन अधिनियम से आपका लिया गया। कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम जो आपका आया था 1935 में। कब आया था? 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था वहाँ से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 352 से लेकर 360 कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देखिए 352 में बता देते हैं। 352 में क्या होता है? 52 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है आपका। एंड 356 में क्या होता है आपका? राष्ट्रपति शासन होता है आपका। क्या होता है? राष्ट्रपति थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, समझिए आप। राष्ट्रपति शासन होता है। सॉरी, इसमें गलत हो गया, यहाँ पर एक बार इसको करेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या, इसमें तो हो गया आपका आर्थिक। और 354 में, सॉरी वो आपका गलत लगे, ये थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है, 1 मिनट। हाँ 352 देखिए, सबसे पहले आप 352 बात करते हैं तो वो होता है आपका राष्ट्रीय आपात। अब दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। राष्ट्रीय आपात होता है इसमें, राष्ट्रीय आपातकाल। हम बात करते हैं आर्थिक आपातकाल की, तो वो होता है कि इसमें 360 में होता है। और 300 अगर हम 56 की बात करते हैं तो इसमें होता है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ कीजिए, कभी कभी हो जाता है। तो आर्थिक आपातकाल का है 360 में, राष्ट्रीय आपात का है 352 में, और आपका है राष्ट्रपति शासन का 356 में। तो ये आपके तीनों हो गए। कहाँ से लिए गए? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से आपके लिए गए हैं। और आपका 352 से लेकर 360 तक ही रहते हैं। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की। तो सुनामी शब्द, जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द कभी कभी लैंग्वेज से क्वेश्चन जो आते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, जापानी, फ्रेंच या जर्मनी? अगर हम इसके ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सुनामी जो शब्द है वो आपका किस भाषा से लिया गया? तो हमसे राइट बात करते हैं तो वो है जापानी। एक जापानी भाषा से आपका ये शब्द लिया गया है। कौन सा? सुनामी शब्द। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या है? सियोल किस देश की राजधानी है? क्योंकि राजधानी से भी आपका जो क्वेश्चन अभी मैंने आपकी वो कराई थी, मनीला फिलीपींस की राजधानी और इंडोनेशिया की जकार्ता। तो ये सियोल जो है वो किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की है, मंगोलिया की है कि इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की अभी मैंने आपको बताई थी कि क्या थी इंडोनेशिया की। तो और जो उत्तर कोरिया की वो कौन सी है, दक्षिण कोरिया कौन सी है, मंगोलिया कौन सी है? तो ये आपको बतानी। तो सियोल सबसे पहले बताइए कि सियोल किस देश की राजधानी है? अगर हम सियोल की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिण कोरिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए तो सियोल तो आपको पता चल कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल है। अगर आपसे दक्षिण कोरिया की मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाए तो मुद्रा है इसकी वॉन, या WON करके आपको लिखी हुई मिलेगी। इसको हिंदी में एक बार ऐसे, वॉन। तो हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की मुद्रा के बारे में तो वो है वॉन। अगर इसकी राजधानी बात करते हैं वो है सियोल। अगर हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया की प्योंग, भाई इसका कठिन नाम है थोड़ा, प्योंग योंग करके है, प्योंग योंग करके इस तरीके से इसकी रहती है भाई, इसका कठिन नाम है प्योंग योंग करके। उत्तर कोरिया की, दक्षिण कोरिया की सियोल है, वॉन मुद्रा, इंडोनेशिया की जकार्ता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में।
तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है। देखिए आप अगर क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो आप सिर्फ लिखिए कॉकपिट ऑफ यूरोप, उसके आगे आप लिख दीजिए जो भी इसका आंसर होगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा लिखने में भी और आपको जल्दी जल्दी लिख भी जाएगा। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तुर्की को, बेल्जियम को, स्वीडन को या नीदरलैंड को? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले कॉकपिट ऑफ यूरोप समझिए कि सब जो यूरोप की युद्ध वगैरह है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर हुए हैं उस जगह पर, इस वजह से इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, उसका जो बेल्जियम यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप है वो आपकी बेल्जियम को कहा जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। किस दांत में तीन जड़ें जुड़ी हुई होती हैं? आपके दांत में दो जड़ का दांत होता है, एक जड़ का दांत होता है और तीन जड़ का, जो आपके जो लास्ट के दांत होते हैं उनमें तीन जड़ इस तरीके से आपकी बनी हुई होती हैं। यह दांत समझ लीजिए इसको आप, ये बन वो आपका मंगलयान जैसा बन गया है। तो किस दांत की तीन जड़ें जुड़ी हुई होती हैं? मोलर में, प्रीमोलर में, इंसिजर में या केनाइन में? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो मोलर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोलर में तीन जड़ आपकी जुड़ी हुई होती है। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, टाइफाइड किस हिस्से को या टाइफाइड रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? जो टाइफाइड और आपका जो आपका रोग है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। जो टाइफाइड है वो किस हिस्से को या किस अंग को, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन, किसको प्रभावित करता है? यकृत को करता है, फेफड़े को करता है या पेट को या आंत को? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो टाइफाइड रोग है वो सीधा सीधा आंत पर आपकी इफेक्ट करता है। अगर बात करते हैं यकृत किस में करता है, वो जो पीलिया रोग होता है वो आपके लीवर को प्रॉब्लम करता है। तो ये भी पूछे पीलिया, पीलिया ज़्यादा पहले आता था कि कौन सा जो रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है, तो पीलिया। अगर हम बात करते हैं और टीबी किसको प्रभावित करता है, वो आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी जो रोग होता है वो आपको फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो आंत जो है वो टाइफाइड के कारण आपकी प्रॉब्लम में आ जाती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? देखिए मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया था कि कल क्या 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे जो आपके साइंस वगैरह से, धातु और अधातु का जो आपका चैप्टर है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स है, तो हर टाइप की क्वेश्चन है। तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्सीसाइट या गैलेना? अगर एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के जो मुख्य अयस्क है उसको बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो हास्य गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड? तो बताइए हास्य गैस कौन सी होती है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता इसका जो राइट आंसर वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि हास्य गैस की अगर हम बात करते हैं वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का मैंने कल शायद आपको फॉर्मूला भी बताया था, तो वो आपको कमेंट करके बताना है क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? जब आग वगैरह लग जाती है तो गैसेस वगैरह रहती हैं, तो वो कौन सी जो गैस है वो काम में ली जाती है? नियॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? ये आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? क्योंकि आपके फ्लड भी आपकी चैप्टर में पूछा, लिक्विड भी आपके चैप्टर में पूछा जाएगा, तो इस वजह से आपके हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो द्रव्य की जो चतुर्थ अवस्था है वो कौन सी? आपको पता है कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्था हुई। तो चौथी अवस्था आपकी कौन सी बचती है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को द्रव्य की चतुर्थ अवस्था के रूप में रखा जाता है। तो द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? वो होती है आपकी प्लाज्मा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? आपसे पूछ रहा है कि गाय का, आपके विटामिन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो गाय का दूध होता है वो किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का? कल मैंने विटामिन से जुड़े हुए आपको रोग बताए थे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स होता है। तो मैंने कल आपको, और विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है वो आपको कमेंट करके भी बताना है। विटामिन के की कमी से क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए किस 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 विटामिन का यूज़ होता है वो आपको बताना है भाई कौन सा होता है। तो गाय का जो दूध है वो किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो विटामिन जो बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैंने लगाए थे ए बी सी डी। तो विटामिन बी है वो क्या है कि गाय का जो दूध होता है वो विटामिन बी का, बी कॉम्प्लेक्स का एक प्रमुख स्रोत होता है। कभी कभी देखिए बी और डी दोनों ऑप्शन में है, और ताकि ये दोनों आपके पाए जाते हैं गाय के दूध में। तो जो सबसे ज़्यादा पाया था वो विटामिन बी, यानी डी की अपेक्षा में। तो आपसे पूछ रहा कि
प्रमुख स्रोत। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, डी का भी है, ये नहीं अगर जैसे बी ऑप्शन में नहीं है तो आप डी टिक कर सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, वो 25 की जगह ये 27 मिक्स हो गया, तो 2 27 हो गए। आपके क्वेश्चन पूरे 30 रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन में कटौती हो जाएगी, क्वेश्चन पूरे 30 रहेंगे, आप गिन लेना एक बार। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान होता है? आपको पता है कि इनका एक जो नियम होता है C/5 बराबर S-32 अपॉन क्या होता है यहाँ पर 9 होता है शायद, हाँ यही शायद होता है आपका C/5, यही होता है C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9। ये इनका एक रेशियो का आप निकालने का फॉर्मूला होता है, एक बार पूरा कंप्लीट आपको मैं करवा दूंगा। तो आपसे अभी क्या पूछ रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान कब होता है? 37 डिग्री पर, 98.6 पर, 273 डिग्री पर या -40 पर? तो इसके राइट आंसर जो है वो है -40 डिग्री। अच्छा बताइए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितनी फ़ारेनहाइट रहता है? आपसे मैं फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितना रहता है, आपको कमेंट करके बताना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? कल मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था कि किसी तार में एक विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो उस किसी तार में ये विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो इसके जो चारों ओर है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? मैंने आपसे कराया था कि कल कौन सा क्षेत्र, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास उत्पन्न होता है। आज उसी से है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो हर क्वेश्चन को रिलेट करके, तो सदिश राशि है, अदिश राशि है, प्रतिदिश राशि है, और या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी है? एक सदिश, क्योंकि जिस दिशा में और सदिश राशि कैसे हुई है कि इनको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, अदिश को नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस दिशा में यहाँ पर ये विद्युत प्रवाहित होगी उसी दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, इस वजह से ये सदिश राशि है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीनीकरण का स्रोत है? कोयला है, पेड़ है, पेट्रोलियम है, या ऊर्जा या सौर ऊर्जा है? हम बात करते हैं इनमें से राइट आंसर के बारे में। तो निम्न में से जो ऊर्जा का जो नवीनीकरण, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बिना उसका नवीनीकरण का मतलब ये होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका बिना ह्रास हुए नई ऊर्जा का उत्पन्न हो जाए और वो आपकी ऊर्जा नष्ट भी ना हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो कौन से ऊर्जा के नवीनीकरण का स्रोत है? नवीनीकरण का आपसे पूछ रहा है, ऊर्जा तो ये सभी स्रोत हैं, लेकिन कौन से नवीनीकरण का स्रोत है? तो वो है आपका कौन? सौर ऊर्जा। देखिए पेट्रोलियम को भी लिया जाता है, जो कि ईंधन वगैरह होते हैं उनको भी लिया जाता है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में सौर ऊर्जा इससे बेटर ऑप्शन है तो आप सौर ऊर्जा को चुनेंगे। जैसे सौर ऊर्जा हो गया आपका, पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा भी आप ले सकते हैं। जो पवन ऊर्जा होती है ये भी आपके ऊर्जा के क्या है? नवीनीकरण के आपके उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ईंधन, आपके कच्चे ईंधन, ये सब आपके ऊर्जा के नवीनीकरण के स्रोत होते हैं। हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच किया, अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में अपना अच्छा करके आना है, आपको ये लगता है कि मुझे एग्ज़ाम इस बार निकालना है, तो आप तभी इस लास्ट क्वेश्चन तक आप आए हैं। तो आई होप आपका ये जो आर्मी का पेपर है वो आपका अच्छे से हो। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट है वो खाने के सोडा के नाम से जाना जाता है, धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है, दाहक सोडा या दाहक पोटास के नाम से जाना जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो बताइए भाई किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाता है धोने का सोडा। अब धोने के सोडे को हम कभी कभी भाई धावक सोडा भी लिख देते हैं या पढ़ लेते हैं धावक सोडा। तो बात एक ही है, कभी ऑप्शन में धावक लिख के आ जाए तो तुम कहो तुमने भाई कराया नहीं था। तो सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर हम धावक सोडा के भी नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। तो ये होता है आपके धोने के सोडा का आपका फॉर्मूला, यानी कि धावक सोडा का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आती है तो वो आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आपकी रिप्लाई ना करूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके मैंने जो 30 क्वेश्चन 30 यानी 60 क्वेश्चन आपके छूट जाए, उनके साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं। मान के चलिए कि अगर मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिख के आता हूँ तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन उसमें एक्स्ट्रा बताता हूँ, तो 50 क्वेश्चन आपकी ये सीरीज़ चलती है टाइप से। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्ले लिस्ट सेव कर लेना, लिंक कमेंट बॉक्स में डली हुई है।